दोस्तों वीडियो पर आखिरी तक बने रहना क्योंकि बीच में काफी अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों ये बात आप सभी जानते होंगे कि इंसान का जीवन उसके नाम से नहीं बल्कि उसके किए हुए कार्यों से जाना जाता है, उसके द्वारा किए हुए अच्छे कामों से जाना जाता है। तभी तो मरने के बाद इंसान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके अच्छे कामों से जाना जाता है। और ये बात इतनी ज्यादा ऑथेंटिकेटेड और सटीक है कि विलियम शेक्सपियर जी ने भी माफ कीजिएगा, स्वर्गीय श्री विलियम शेक्सपियर जी ने भी कहा था व्हाट्स इन द नेम, मतलब नाम में क्या रखा है। क्योंकि वो भी इस बात को जानते थे कि इंसान का जीवन नाम नहीं बल्कि कर्म प्रधान होता है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम कांग्रेस की माने, स्पेशली नेहरू गांधी परिवार की, तो वो इस चीज को नहीं मानते। उनका ऐसा मानना है कि नाम ही वो एलिमेंट है जिसमें सब कुछ है, भले आप काम करो या ना करो, बस नाम होना चाहिए। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ 2013 में हुई एक आरटीआई के बेस पर। दोस्तों एक्चुअली 2013 में एक आरटीआई हुई थी जिसके जवाब में ये पता चला कि नेहरू गांधी परिवार ने आजादी के बाद से लेकर अब तक अपने परिवार के सिर्फ 3 लोगों के नाम पर 450 से भी ज्यादा सरकारी चीजों के नाम रख दिए, जिसमें के 12 सेंट्रल स्कीम्स हैं, 52 स्टेट स्कीम्स हैं, 98 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, 5 एयरपोर्ट और पोर्ट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप पॉज करके ये पूरी लिस्ट जो मैंने लिखी है आप इसको पढ़ लीजिएगा। साथ में इसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। दोस्तों इंसान के कर्म इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि फिर नाम उसके आगे फीका होता है, लेकिन कांग्रेस इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। दोस्तों कांग्रेस को नाम की भूख इतनी ज्यादा है कि उन्होंने चांद तक को नहीं छोड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान 1 के लैंडिंग पॉइंट की। एक्चुअली चंद्रयान 1 के लैंडिंग पॉइंट का जो नाम है वो इन्होंने जवाहर पॉइंट दिया है, और उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि भैया वो जिस दिन चंद्रयान 1 ने लैंड किया था ना चांद के ऊपर, उस दिन जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए हमने उसकी लैंडिंग को जवाहरलाल नेहरू को समर्पित कर दिया। तो मतलब चांद पे भी इन्होंने अपना नाम कर रखा है। इतनी ज्यादा भूख है इन्हें। दोस्तों नौकरी के लिए तो अनुकंपा निधि होती है, आप जानते हैं। अगर नाम के लिए भी कहीं पे अनुकंपा नीति होती तो कांग्रेस उसमें नंबर 1 आती। दूर दूर तक कांग्रेस का कोई कंपटीशन नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भवन के बारे में जिसका नाम पहले तो नेहरू गांधी परिवार ने अपने ही चचा बाबा के नाम पे रखा था, लेकिन बाद में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब उसका नाम बदल दिया तो इनको इतना बुरा लगा, इतना ज्यादा इनके दिल को हर्ट हुआ कि इन्होंने और इनके चमचों ने मिलकर पूरे देश भर में इसका बहिष्कार करना चालू कर दिया, इसका प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि ऐसा कैसे आपने नाम बदल दिया। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नेहरू गांधी परिवार के एक भवन की जिसका नाम है नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। मतलब पूरा इसका नाम है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जो दिल्ली में है। एक्चुअली हुआ ये कि 14 अप्रैल 2022 को श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत है, इन्होंने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय रख दिया। और जैसे ही इन्होंने इसका नाम बदला वैसे ही नेहरू गांधी परिवार को इतनी मिर्ची लगी कि इन्होंने पूरे देश भर में इसका बहिष्कार चालू कर दिया। मतलब ये चीज ऐसे हो गई थी जैसे किसी ने नेहरू गांधी परिवार की आबरू पे हाथ डाल दिया, उनका अस्तित्व भी खत्म कर दिया। ये इतना ज्यादा इनको बुरा लगा। लेकिन इतना ज्यादा बुरा इन्हें लगा क्यों? तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय रखा तो इसकी जरूरत क्यों थी, क्या जरूरत थी कि इनको नाम बदलना पड़ा। दूसरा, उस बिल्डिंग में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस को इतना बुरा लगा। सिर्फ एक नाम ही तो बदला था। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का निर्माण सन 1930 में हुआ था, मतलब आजादी से 17 साल पहले। तब इस भवन को फ्लैग स्टाफ हाउस कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर कमांडर इन चीफ और फील्ड मार्शल ऑकिन लिंक रहा करते थे। ये भवन दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में स्थित है। लेकिन आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये तय किया कि वो इस भवन में शिफ्ट हो जाएंगे, और वो इस भवन में शिफ्ट हो गए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिक्लेयर करा कि ये भारत के प्रधानमंत्रियों के लिए एक आधिकारिक आवास होगा। इसलिए सन 1947 से लेकर सन 1964 तक जवाहरलाल नेहरू इसी बंगले में रहे और उनकी बेटी इंदिरा गांधी वो भी इनके साथ इसी बंगले में रही। दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1964 में नेहरू की हुई मृत्यु। जी हाँ, 1964 में नेहरू की मृत्यु होने के बाद इंदिरा गांधी मतलब नेहरू गांधी परिवार ने इस बंगले को खाली नहीं किया, खाली करने से मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने 1964 में नेहरू की मृत्यु होने के बाद इस पूरे भवन को
नेहरू की निशानी के तौर पर समर्पित कर दिया और 1966 में इस भवन को, इस बंगले को एक नया नाम दिया जो नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ये बंगला पूरी तरीके से एक संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे किसी भी दूसरे प्रधानमंत्री के लिए कोई जगह नहीं थी, इनफैक्ट उनका नाम तक नहीं लिखा। और जबकि कायदे में ये होना था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये देश भारत के प्रधानमंत्रियों का आधिकारिक आवास है, आवास होगा, तो कायदे में तो बंगला खाली करके दूसरे प्रधानमंत्री को दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्होंने उसको संग्रहालय बनाया। लेकिन 2022 अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलकर इसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री संग्रहालय। और इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में भारत के अब तक के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों को इक्वल जगह दे दी। उन सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन, उनके कार्यकाल, उनकी उपलब्धियां और उनके विवादों को इक्वली शोकेस कर दिया। साथ ही साथ सभी प्राइम मिनिस्टर्स को, पुराने भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इसलिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह श्री जवाहरलाल नेहरू भी कर दिया। दोस्तों, जैसे कि अब आप जानते ही हैं कि नेहरू की जब मृत्यु हुई थी, इन्होंने उस बंगले को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी बनाया। ठीक उसी तरीके से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु जिस बंगले या घर में हुई थी, उसको भी इन्होंने आगे चल के इंदिरा गांधी मेमोरियल बना दिया। और उसी की तर्ज पे राजीव गांधी का असैसिनेशन जिस जगह पे हुआ था, उस मृत्यु स्थल को 2003 में इन्होंने राजीव गांधी मेमोरियल पार्क बना दिया। मतलब जहां जहां भी नेहरू गांधी परिवार के लोगों का असैसिनेशन या मृत्यु हुई है, उन सभी स्थानों को, जगहों को इन्होंने तत्काल प्रभाव से म्यूजियम या मेमोरियल या संग्रहालय में तब्दील कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी जगह जब बात आई किसी दूसरे मंत्री की, तो इनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। इन्होंने उनके लिए ना तो कोई मेमोरियल या म्यूजियम बनाया, कोई संग्रहालय भी नहीं बनाया, और इनफैक्ट ना ही उनके नाम पे कोई स्कीम, कोई प्रोजेक्ट, कोई मेडिकल कॉलेज, हाईवे, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, कोई भी ट्रॉफी, टूर्नामेंट, स्टेडियम, कुछ भी नहीं बनाया। जैसे कि बाकी के प्रधानमंत्री या बाकी के ग्रेट लीडर्स या ग्रेट पर्सनालिटीज, इनकी नजरों में कुछ अस्तित्व भी नहीं रखते हैं। इसके विपरीत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 34 साल की लड़ाई के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए फाइनली एक लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल म्यूजियम बनाया, जो आज भी दिल्ली में स्थित है। लेकिन रुको सर, कहानी अभी बाकी है। हद तो तब होगी दोस्तों जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनका 10 जनपद भवन वाला बंगला राजीव गांधी और सोनिया गांधी को अलॉट हुआ। और फरवरी 2022 में एक आरटीआई में ये खुलासा हुआ कि सोनिया गांधी ने सितंबर 2020 से फरवरी 2022 तक उस जनपद भवन बंगले का किराया तक नहीं दिया है। अब दिया हो तो पता नहीं, बट आरटीआई में तो यही खुलासा हुआ था। कॉपी मैंने अटैच कर दी है, आप प्लीज देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ इतिहास और उससे कुछ कनेक्टेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपको अब तक नहीं पता होंगे। तो अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर एक्चुअल टॉपिक जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो दोस्तों, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदल के सबसे पहले तो प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया और साथ ही उसके पीछे एक नई बिल्डिंग बनाई गई जिसका इनॉग्रेशन अप्रैल 2022 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस दोनों ही बिल्डिंगों में टोटल नंबर ऑफ जो फ्लोर्स हैं वो 4 हैं। दोनों ही बिल्डिंगों में 2-2 फ्लोर्स हैं, तो टोटल 4 फ्लोर्स हो जाती हैं। प्लस इसमें 43 गैलरीज हैं जिसमें अलग अलग प्रधानमंत्री के जीवन और उनके विवाद और उनकी कार्यशैली के बारे में बताया गया है। लेजर लाइट शोज हैं, म्यूजिकल शोज हैं, काफी सारी चीजें हैं दोस्तों। प्लस जो एक सबसे अमेजिंग बात है संग्रहालय के बारे में वो ये है कि संग्रहालय के डिजाइनर और टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट श्री सौरभ भाइक जी ने 75 साल के भारत के इतिहास को 7.5 घंटे में उतारा है। जी हाँ, आप भारत के पूरे 75 साल के इतिहास को, आजादी के बाद से अब तक के 75 साल के इतिहास को पूरे के पूरे 7.5 घंटे में देख सकते हैं, फ्रॉम 0 to 75 ईयर्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 75 साल के भारत के इतिहास को 7.5 घंटे में उतारा गया है, तो उसमें इंदिरा गांधी की गैलरी में अगर आप जाएंगे तो वहां पे 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को दिखाया गया है। साथ में इमरजेंसी के बारे में बताया गया है कि कैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी के दौरान कैसे भारत के नागरिकों पर अत्याचार हुए, उसको आप और भी आसानी से कोरिलेट कर सको, इसलिए वहां पे एक आर्टिफिशियल जेल भी बनाई गई है। साथ ही साथ पंजाब में आतंकवाद की समस्या हो, बढ़ती हुई आतंकवाद की समस्या हो, या इंदिरा गांधी के बंगले में हुआ उनका असैसिनेशन, सारी चीजों को काफी बारीकी और डिटेल्ड तरीके से यहाँ पे बताया गया है। कुछ भी मन से नहीं जोड़ा गया है वहाँ पे। उसी प्रकार से राजीव गांधी जी की जब गैलरी में आप जाएंगे
तो राजीव गांधी जी का पूरा कंप्लीट कार्यकाल वहाँ पे बताया है, उनका असैसिनेशन बताया है, प्लस जो उनके टाइम पे बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था उसकी भी डिटेल पूरी इसमें बताई गई है। और पीवी नरसिम्हा राव साहब के बारे में भी बताया है कि कैसे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में। साथ में उनके ऊपर जो रिश्वत कांड का जो आरोप लगा था उसके बारे में भी काफी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो 75 साल का भारत के इतिहास को काफी बारीकी से और बिना छेड़छाड़ किए एक्चुअल जो था वो पूरा 7.5 घंटे में यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, और जो काफी अप्रिशिएबल है। मैंने देखा है तो मैं बता सकता हूँ कि काफी अप्रिशिएबल है। दोस्तों, कैसा रहेगा अगर भारत का इतिहास आपको पढ़ने की बजाय सीधा देखने को मिल जाए, आप उसे देख के फील कर सको। जी हाँ, बस यही खासियत है इस संग्रहालय की। टेक्नोलॉजीज जैसे कि होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, कंप्यूटराइज्ड काइनेटिक स्कल्पचर्स, ये सभी टेक्नोलॉजीज को प्रधानमंत्री संग्रहालय में काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और ना सिर्फ इस्तेमाल किया गया है बल्कि उनके यूसेज के तरीके को आपको बताया भी जाता है कि हमने इस टेक्नोलॉजी में ये यूज करा है जिसकी वजह से आप ये फिल्म या ये पिक्चर देख पा रहे हैं। और यही सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से प्रधानमंत्री संग्रहालय बन जाता है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। जी हाँ, आने वाले फ्यूचर के म्यूजियम कैसे होंगे उसकी एक झलक आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक प्रोजेक्टर है और उस प्रोजेक्टर पर एक इनविजिबल स्क्रीन लगी हुई है। जी हाँ, एक अदृश्य स्क्रीन लगी है जिस पर आप अपने मनपसंद प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। और वो इमेज इतनी रियलिस्टिक है कि आपको ऐसा लगेगा कि वो प्रधानमंत्री आपके सामने खड़े हैं और आपके सामने खड़े होकर वो अभिभाषण कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री संग्रहालय का मुख्य आकर्षण ये अशोका एम्बलम है जो भारत के 4 पिलर्स को दर्शाता है: प्राइड, कॉन्फिडेंस, पावर और करेज। और इस अशोका स्तंभ में एक अनोखी बात यह है कि ये अशोका स्तंभ हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है, मानो जैसे कि हवा में तैर रहा है। दरअसल ये करने के लिए इसमें लगी हैं 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो इसे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है मानो ये हवा में तैर रहा है। मजा तो तब आता है जब इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्री के पर्सनलाइज्ड लेटर्स आपको मिलते हैं। जी हाँ, इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के, फॉर्मल प्रधानमंत्रियों के पर्सनलाइज्ड लेटर्स हैं जिन पर उनके ओरिजिनल सिग्नेचर्स प्रिंट किए जाते हैं। एक्चुअली करा क्या है कि इन्होंने सभी पुराने प्राइम मिनिस्टर्स के सैकड़ों लेटर्स को स्कैन किया और उसमें से उनका एक्चुअल सिग्नेचर का ब्लूप्रिंट निकाला और इस रोबोटिक आर्म को वो सिग्नेचर करना सिखाया। तो जब भी आप अपने किसी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं तो ये रोबोटिक आर्म उनके एक्चुअल सिग्नेचर्स करके आपको उनका लेटर दे देता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत काफी तेजी से आगे ग्रो कर रहा है, काफी उनकी फ्यूचरिस्टिक प्लान है। तो इस संग्रहालय में फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट को दिखाने के लिए एक अरेंजमेंट किया गया है जिसका नाम है भविष्य की झलकियां। ये उस अरेंजमेंट का नाम है जिसमें आपको एक हेलीकॉप्टर पैड पर बिठा दिया जाएगा और 360 डिग्री 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्शन पर आप भारत के फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट का नजारा ले सकेंगे। मतलब एक आर्टिफिशियल हेलीकॉप्टर पैड है, तीनों 360 डिग्री में वो पूरा प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। पूरी फिल्म आपको पूरा ऐसा सीन दिखाएंगे 360 में और आपको ऐसा लगेगा कि आप हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है, आप एक बार बैठिए, अगर आपको मजा ना आए तो आप बताइएगा। दोस्तों, इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक टाइम मशीन भी है जो आपको पुराने भारत से लेकर आज के नए भारत की सारी डेवलपमेंट्स को बहुत ही बारीकी से दिखाता है। 75 साल में भारत के सभी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स और भारत के स्पेस प्रोग्राम को दिखाने के लिए यहाँ पर एक लाइट शो और एक साउंड शो भी होता है। परिचय एक स्टेट ऑफ आर्ट 360 इमर्सिव रूम है जो आपको सभी प्राइम मिनिस्टर्स के कंट्रीब्यूशन को दिखाता है। साथ ही साथ फ्रीडम एंड यूनिटी रूम भी है जो आपको आजादी की कहानी सुनाता है, आजादी की कहानी दिखाता है कि कैसे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आजादी में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अभी और भी खासियत है दोस्तों, थको मत। ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से आप यहाँ पर अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ एक सेल्फी भी ले सकते हैं। शताब्दी संकल्प या यूनिटी वॉल पर आप भारत के लिए अपना मैसेज भी लिख सकते हैं कि 2047 में आप किस तरह का भारत इमेजिन करते हैं या देखना चाहते हैं।
स्क्रॉल विद प्राइम मिनिस्टर है, जिसमें आप ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ कदम चल भी सकते हैं। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज के साथ में जब आप पूरे भारत का इतिहास देखोगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, फिर भी कोई चीज अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर एक ऑडियो गाइड की व्यवस्था भी है। जी हाँ, यहाँ पर एक हैंड हेल्ड डिजिटल डिवाइस आपको दिया जाएगा, जो आप पूरे एग्जिबिट के दौरान उसको अपने साथ में लेके चल सकते हैं, जा सकते हैं, जो आपको पूरे एग्जीबिशन या पूरे एग्जिबिट को समझने में काफी मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। आपको खुद जाकर के वहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहिए। और आप जब भी दिल्ली अगर जाएं तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तीन मूर्ति भवन में ये प्रधानमंत्री संग्रहालय को जरूर विजिट करें। प्रधानमंत्री संग्रहालय की टाइमिंग्स, ओपनिंग डेज, क्लोजिंग डेज, कब कब छुट्टी रहती है, कब कब खुलता है, सब कुछ, इसका लाइट शो, इसका साउंड शो, टिकट्स, बुकिंग्स, सारा डिटेल के लिए मैंने यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप एक बार जाकर के इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों, इतना भव्य और अपडेटेड है प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये म्यूजियम, जिसका विरोध कांग्रेस और उसके चमचे इतनी ज्यादा तरीके से, इतनी बुरी तरीके से कर रहे थे। ऐसा मानिए कि फ्यूचर के म्यूजियम्स कैसे होंगे, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी जो फ्यूचर के म्यूजियम्स में यूज होगी, ये भारत के इस प्रधानमंत्री संग्रहालय ने बता दिया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय आने वाले फ्यूचर के म्यूजियम्स की नींव है। नमस्कार, आज हम आपके समक्ष जो शो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो ध्वनि, प्रकाश और दृश्यों का एक कलात्मक संयोजन है। इस शो को प्रभावी बनाने के लिए हमने कुछ रचनात्मक स्वतंत्रताएं ली हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस शो का भरपूर आनंद लेंगे। आपसे निवेदन है कि शो के दौरान अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे रखें, ऑफ कर दें। धन्यवाद। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।